दोस्तों, अगर आप रेगुलर जीएसटी कंप्लायंस करते हैं, जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, जीएसटीआर 2B की रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, 2A करते हैं, आप रेगुलर बुक कीपिंग करते हैं, तो जीएसटी का जो महासंग्राम है वो शुरू हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको एनुअल रिटर्न्स उपलब्ध हो चुके हैं। 9 और 9C की फाइलिंग आप अब जाकर कर सकते हैं। तो जीएसटीआर 9 के ऊपर मेरी बहुत डिटेल में आज की ये वीडियो होने वाली है। आप पूरी वीडियो जरूर देखें ताकि आप जीएसटीआर 9 में क्या इस वर्ष के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको 9 भरना है 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले, तो क्या बदलाव हुआ है और भरते वक्त आपको क्या सावधानियां रखनी है और कौन कौन सी टेबल में आपको किस तरीके से डेटा प्रेजेंट करना है, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली सिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर मेरे को जीएसटीआर 9 भरना है, अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अपने क्लाइंट के लिए फाइल करना है, अगर मैं एक अकाउंटेंट हूँ, अपने बॉस के लिए मुझे जीएसटीआर 9 भरना है। 1 और 3 भी तो रेगुलर पीरियोडिक रिटर्न है, तो वो तो आप भरते ही हैं, लेकिन 9 भरते वक्त आपको बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है और बहुत डीप लेवल पर आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो डेडिकेटेडली जीएसटीआर 9 के ऊपर है। कंप्लीटली देखिए, एंड तक देखते रहिए इस वीडियो को। साथ ही साथ में अगर आपको बहुत प्रैक्टिकली और क्लाइंट के डेटाबेस पर अपना काम सीखना है, तो फिर हम लोगों के पास जीएसटीआर 9 और 9C का प्रैक्टिकल कंप्लायंस कोर्स भी उपलब्ध है, जो हमारी एप्लीकेशन में जाके आप परचेज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल में हम बात करते हैं जीएसटीआर 9 के ऊपर कि जीएसटीआर 9 भरना कैसे है। तो देखिए, मैंने आपके सामने जीएसटी पोर्टल पर एक आईडी ओपन कर रखी है। जब भी आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, अब जैसे आप सबको पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा जीएसटीआर 9 के बारे में आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये 9 भरने से पहले आप एक वीडियो जरूर देखें, जो मैंने वीडियो डाली थी अपने चैनल के ऊपर, आखिरी मौका 2024-25 का। अब आपको मैं अब बताने वाला हूं कि आखिरी मौका क्या है और क्यों ये वीडियो मैं पहले रिकमेंड कर रहा हूं आपको। तो देखिए, इसके लिए मेरे पास जस्टिफिकेशन है कि क्या होता है ना, जब हम रेगुलर कंप्लायंसेस करते हैं तो कई बार हमसे या तो कोई गलतियां हो जाती है या कोई भूल हो जाती है। गलतियों को हम कई बार समय पर नहीं सुधार पाते हैं, तो गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं, जीएसटी काउंसिल ने नियम बना रखे हैं। सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत अगर आप जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई में कोई मिस्टेक कर चुके हैं, या सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 के अंतर्गत अगर आपने जीएसटीआर 3B में किसी तरीके की मिस्टेक की है, याद रखिएगा, तो आप अपनी किसी भी वित्तीय वर्ष की भूलों को अगले वित्तीय वर्ष, यानी देखिए 24-25 में आपको ये एनुअल रिटर्न भरना है ना, 24-25 का एनुअल रिटर्न अब आप फाइल करने जा रहे हैं। और आप अब जो 24-25 का एनुअल रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, वर्तमान में आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है। अब गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटी, ये सुविधा देती है कि अगर 24-25 में कुछ भूल गए या कोई गलती है, तो आप अगले वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर से पहले पहले उन गलतियों को सुधारें। अब समय जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर 2025 की है, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपने कुछ भी गलतियां की है, गलती का मतलब गलती नहीं होता, गलती का मतलब भूल भी होता है कि भाई कोई चीज भूल भी गए या कोई गलती कर दी है, अपनी उन एरर को और अपनी उस ओमिशन को सुधारने का आपके पास मौका होता है 30 नवंबर। अब नियम अनुसार जीएसटी में जो रेगुलर कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे जीएसटीआर 1 भरते हैं हम और जो जीएसटीआर 3B हम फाइल करते हैं, इनकी जो ड्यू डेट होती है, अब जैसे 1 की ड्यू डेट आपकी अभी 11 अक्टूबर होगी, राइट, या 11 नवंबर, अक्टूबर महीने की ड्यू डेट 11 नवंबर होगी अगर हम यूं देखें तो 11 नवंबर, और 3B की ड्यू डेट आपकी 20, 22 या 24 नवंबर हो सकती है। तो नियम अनुसार तो आपको 30 नवंबर तक अपनी गलतियों को सुधारना है, लेकिन अंतिम मौका जो होता है आपका सुधारने का, वो अक्टूबर के जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करते वक्त ही आप अपनी उन एरर को सुधार सकते हो। तो ऐसे केस में 20 नवंबर आपके लिए एक डेडलाइन आप पकड़ के चल सकते हो कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिए आप, अब गलतियों में हो सकता है कई बार ऐसी गलतियां हो जहां पर आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ रही है। अच्छा, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी को तो आप 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल करने तक भर सकते हो विथ ब्याज, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप क्लेम नहीं किया है, आप भूल चुके हो, तो आपके पास ये 30 नवंबर आखिरी मौका होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इसलिए मैं कह रहा था कि आपके लिए वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी मौका फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अगर कोई आईटीसी एडजस्टमेंट या आईटीसी क्लेम करना भूल गए हो, या कोई क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट जिसका बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है, अगर आपने वो नहीं किया है, तो ये जो 1 और 3B इस महीने भरे जाने ना नवंबर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद आप एनुअल रिटर्न में भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप ये समझिए, एनुअल रिटर्न कंप्लायंसेस से पहले
जो नवंबर महीने में 1 और 3B आप फाइल करते हैं, वो कंप्लायंसेस भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है 3B और 1 के अंदर, हम क्या ऐसी मिस्टेक या भूल कर लेते हो। तो देखिए 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो आईटीसी अगर आपने गलत क्लेम किया तो आपको रिवर्स करने का मौका देता है, तो आप आप रिवर्सल कर सकते हो। आपने कोई आईटीसी नहीं लेनी थी, आप ले चुके हो, रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स की गई आईटीसी को आप रिक्लेम कर सकते हो। और अगर आपने कोई क्लेम ही नहीं की आईटीसी अब तक, तो आपके पास क्लेम करने का मौका होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं नवंबर के जीएसटीआर 1 और 3B, स्पेशली 3B बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरी चीज क्या होती है कि 1 और 3B में मिसमैच होना, कि 1 में आपने कुछ और रिपोर्ट किया, 3B में कुछ और रिपोर्ट किया, या 1 में ज्यादा कर दिया, 3B में कम कर दिया। तो अगर ऐसी कोई मिस्टेक है तो उसको भी अभी इस डेडलाइन तक आप वापस से रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अगर आपकी इन रेक्टिफिकेशन से कोई टैक्स देनदारी बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ती है, तो फिर आपको उसको ब्याज के साथ चुकाना होता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं। तो मतलब सीधी सी बात है कि आपको जीएसटी नियमों को ध्यान में रखते हुए, अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हो, तो आपके लिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर के गलतियों को सुधारने के आखिरी रिटर्न होते हैं अक्टूबर के जीएसटीआर 1 जो आप नवंबर में भरते हो, और अक्टूबर के जीएसटीआर 3B जो आप नवंबर में भरते हो। हालांकि जो वैधानिक तिथि है वो है 30 नवंबर तक हम सुधार सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो ड्यू डेट्स आती है वो जैसे 11 नवंबर को आती है और 20 नवंबर को आती है। तो ये एक डेडलाइन पकड़ के चलो कि एनुअल रिटर्न से पहले आपके लिए नवंबर में भरे जाने वाले 1 और 3B भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो जीएसटीआर 9 है उसको किस तरीके से हम लोगों को फाइल करना है। हमारी आईडी में हम लोग जब लॉग इन करते हैं, सर्विसेज में हमें रिटर्न में एनुअल रिटर्न वाला टैब मिल जाता है। उसके ऊपर क्लिक करके हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होता है। सर्च करिए, आपको करंट फाइनेंशियल ईयर जो रनिंग में है 25-26, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न यहाँ पर उपलब्ध है जो आपको 31 दिसंबर तक फाइल करना है। तो एनुअल रिटर्न में आपके पास जैसे दो ऑप्शन होते हैं। आप ऑनलाइन डायरेक्टली यहाँ पर ओपन करके अपनी सारी टेबल्स को फाइल कर सकते हैं, तो ऑनलाइन फाइलिंग ऑप्शन भी होता है जहाँ पर ऑनलाइन प्रिपेयर करें आप, या फिर आप ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से भी एनुअल रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जीएसटीआर 9 अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटाबेस है तो फिर आप ऑफलाइन में जाके एक बार पूरा प्रिपेयर करके वहाँ से जेसन क्रिएट कर लें, और जेसन जनरेट करके यहाँ पर प्रिपेयर ऑफलाइन में जाएं, और यहाँ पर आप अपनी उस जेसन को यहाँ से अपलोड करें, और जेसन को अपलोड करने के बाद आप जीएसटीआर 9 फाइल करें। तो ये एक तरीका होता है जहाँ पर आप ऑफलाइन पैटर्न पर अपना जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। अभी फिलहाल में मैं चल रहा हूँ ऑनलाइन की तरफ। तो जब हम प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं जीएसटीआर 9 पर, तो उस केस में हमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपको नील रिटर्न तो नहीं फाइल करना है। तो नील रिटर्न का मतलब ये हो गया कि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी नहीं किया। तो अगर नील रिटर्न है तो आप इसे यस करिए, नो है तो इसे नो करिए। ओके, नील रिटर्न कब होता है, देखिए आप समझिए, जब आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं की, जब आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई परचेज नहीं की, जब आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी प्रकार की कोई दूसरी लाइबिलिटी आपकी नहीं आई, जब पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं की, जब पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई रिफंड क्लेम नहीं किया, जब पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके ऊपर किसी तरह का ऑर्डर या डिमांड, किसी ऑर्डर के जरिए कोई डिमांड रेज नहीं की गई, तो ऐसे केस में आप नील रिटर्न भर सकते हैं, जो बहुत रेयर केस में देखने को मिल सकता है। ऐसे केस में हमें इसको नो रखना है और नेक्स्ट करना है। जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट करके आगे आते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले जीएसटीआर 9 की स्टेप्स, प्रिपेयरिंग स्टेप्स यहाँ पर आपके सामने दे रखी है। इसमें कुछ यहाँ पर आप रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियर एंड कट मैनर में बताने वाला हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा, इस डाउनलोड वाले सेक्शन को थोड़ा सा हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जीएसटीआर 9 की जो थीम है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जीएसटीआर 9, अब जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, जिसके लिए आप जीएसटीआर 9 भर रहे हैं, राइट। 2024-25 में आपने जीएसटीआर 1 भी भरे होंगे और जीएसटीआर 3B भी फाइल किए होंगे, 2B को देखते हुए।
और कई बार अभी-अभी मैं डिस्कस कर भी रहा था कि आपने कोई चीज़ जीएसटीआर 1 में दिखाना भूल गए या 3B में दिखाना भूल गए। तो गवर्नमेंट ने आपको ये फैसिलिटी दी है कि आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपका अभी रनिंग में अपना जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की आप 30 नवंबर तक उन गलतियों को सुधार सकते हैं। अप टू 30th नवंबर, यानी 30 नवंबर 2025 तक जो चीज़ मैं नहीं दिखा पाया 24-25 के रिटर्न में, उसको मैं अब दिखा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने ऐसी कोई डिटेल्स रिपोर्ट की यहाँ पर, जो 24-25 से संबंधित है, डिटेल्स रिपोर्टेड, जो अप्रैल 2025 से लगाकर अक्टूबर 2025 के पीरियोडिक रिटर्न में अगर आपने ऐसा कोई डेटा डाला है जो 24-25 से रिलेटेड है, तो उस डेटा को आपको यहाँ पर एनुअल रिटर्न में साफ तौर पे अलग-अलग बताना है। तो ये सेपरेट दिखाना है, समझिए। इसकी डिटेल्स आपसे 9 में मांगी जाती है। साथ ही साथ में, मतलब इसको मैं यहाँ पर प्लस कर दूं कि ये डेटा आपको प्लस करके दिखाना है, क्योंकि ये उस रिटर्न से संबंधित है। साथ ही साथ में इस पीरियड से पहले के फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 में भी देखिए, अब आप समझिए, अगर मुझे गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे रही है कि इस साल का डेटा मैं अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक रिपोर्ट कर सकता हूं, तो 23-24 का डेटा भी तो आपने 30 नवंबर 2024 तक रिपोर्ट किया होगा। तो वो जो डिटेल होगी जो आपने 24-25 में रिपोर्ट की होगी 23-24 से बिलोंगिंग, तो उस केस में जैसे अप्रैल 2000 आपने इसको कब रिपोर्ट किया होगा? आपने इसको रिपोर्ट किया होगा अप्रैल 2024 से लगाकर अक्टूबर 2024 तक। इस डेटा को आपको एक तरह से सेपरेट करना होगा, यानी इसको आपको माइनस करना होगा। तो ये पूरा खेल है जीएसटीआर 9 का। यानी जो आपके पीरियोडिक रिटर्न होते हैं 1 और 3B, उसमें दिखाया गया डेटा आपको जीएसटीआर 9 में दिखाना है, लेकिन उसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सा डेटा आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया, कौन सा डेटा पिछले फाइनेंशियल ईयर का करंट ईयर में यानी 24-25 में आया था, जिसको सेपरेट करना। तो ये सारी चीजें हमें जीएसटीआर 9 की सारी टेबल्स में रिपोर्ट करनी होती है। तो ऐसे केस में आप समझिए, यहाँ पर आपको हेल्प करेगी कुछ डाउनलोड डिटेल्स जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एक तो सिस्टम कंप्यूटेड समरी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक जीएसटीआर 1A और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की समरी जो आपने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में 1 या 1A या IFF अपलोड किए, वो आप यहाँ पर समरी डाउनलोड कर सकते हैं। रिकंसिलेशन करना पड़ेगा ना आपको अपना डेटा का। दूसरा, आप सारी जीएसटीआर 3B जो आपने फाइल किया उसकी समरी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेबल नंबर 12 जीएसटीआर 1A HSN डिटेल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पांचों की पांचों डिटेल्स आपको डाउनलोड करनी होती है। अब आपका कहना ये होगा सर कि ये जो डाउनलोड आप करने के लिए कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो? तो इसको समझने के लिए मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ कि जो जीएसटीआर 9 आप भरोगे ना, इसको आप स्टेप बाय समझिए। तो स्टेप्स ऑफ जीएसटीआर 9। अब देखिए, स्टेप में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी साहब जीएसटीआर 9 की? सबसे पहली स्टेप ही यही है कि वहां पर वो जो पांचों की पांचों डाउनलोड डिटेल्स दे रखी है, उनको आप सभी टेबल्स को डाउनलोड कर दे सबसे पहले। इससे आपके पास पूरे साल भर का आपके द्वारा किया गया जो 1 और 3B में जो डेटा है रिपोर्ट किया गया, वो सारी चीजें आपको यहाँ से जॉइंट फिगर में मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप देखिए ऐसे लेके बैठोगे आप महीने महीने के 1 और 3B, तो वो 12 1 और 3B आप लेके बैठोगे। दूसरी बात है कि आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में भी अक्टूबर तक रिपोर्ट कोई चीजें की होगी, तो आपको 12 और वो आपके अप्रैल से अक्टूबर तक के, तो इतनी सारी अलग अलग लेके बैठने से अच्छा आप यहीं से अपनी समरी डिटेल्स को सबको क्या कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए। ये सबसे पहली स्टेप होगी जो आपको करनी है 9 बढ़ने से पहले। दूसरी जो स्टेप होने वाली है वो होगी कि जब आपने सारी चीजें डाउनलोड कर दी, तो आप क्या करिए, अपनी जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके साथ उसको रिकंसाइल करिए। क्योंकि देखिए वो सारी डिटेल यहाँ पर जो आप डाउनलोड करने वाले हो, चाहे वो सिस्टम जनरेटेड 9 हो या वो 1 या 1A या IFF हो या 3B हो, ये देखिए, ये चाहे वो HSN समरी हो, राइट, ये सारी की सारी जो चीजें हैं,
ये आपकी जैसे बेसिकली क्या होने वाला है ना, ये सारी आपकी पोर्टल से डेटा जो आपने पोर्टल को दिया, जो आपने पीरियोडिक रिटर्न भरे उस वक्त जो डेटा दिया, वो ही एक्यूमुलेटेड फिगर है। अब जरूरी थोड़ी कि मैंने जो पोर्टल पे अपना 1 3 भी भरा वो सही भरा हो, मेरी बुक्स में कुछ और चल रहा हो, मैंने पोर्टल पे कुछ अलग रिपोर्ट किया हो। तो यहाँ मौका है, एनुअल रिटर्न इज द लास्ट चांस फॉर द करेक्शन। तो यहाँ मौका है कि आप उसको सुधारें। तो ऐसे केस में आप क्या करिए कि ये सारी की सारी जो टेबल्स आपने डाउनलोड की, सारी रिपोर्ट्स जो डाउनलोड की, इसको रिकंसाइल करिए आप विथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने जो बुक्स मेंटेन की है उसके साथ रिकंसाइल करिए। रिकंसाइल करने से क्या होगा सर, मैं बताता हूं क्या होगा। जैसे मान लो मैंने यहां से GSTR 1 को डाउनलोड किया, ठीक है, जैसे ये मैं डाउनलोड कर देता हूं। अब ये जैसे डाउनलोड हो गया साहब GSTR 1, ठीक है, 1 या 1A डाउनलोड हो गया। अब ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का डाउनलोड हुआ साहब, ठीक है। अब इस केस में आप समझिए कि आप इसको थोड़ा सा अपन जूम करते हैं इसको। इस केस में मान लो मैंने पूरे साल भर में GSTR 1 में अपनी आउटवर्ड सप्लाई कितनी दिखाई साहब, मैंने 9,62,183 रुपए की दिखाई। अब आपने डाउनलोड किया GSTR 1, समझना 1A का डेटा डाउनलोड किया, 1 का डेटा डाउनलोड किया, जिसमें आपको 9,63,000 रुपए के आसपास की आपने मान लो सेल रिपोर्ट की थी 1 भरने में। अब जब आपने अपने अपनी बुक्स चेक की, बुक्स में आपके जीएसटीआर बुक्स में जो आपकी सेल है बेसिकली, अब ये भी समझिए बुक्स में एक्चुअल में आपकी सेल मान लो यहाँ पर 10,63,000 रुपए की है, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर 1 लाख से शॉर्ट रिपोर्ट किया है, 1 लाख रुपए आपने कम दिखाया है। तो वो जो शॉर्ट रिपोर्टेड है वो अब आप दिखा सकते हो, और इससे आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी जो आपको DRC 03 के अंतर्गत इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट को पे करनी होगी। तो 9 जो होता है ना, 9 और 9C का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एक तरह से आपने जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी काम किया ना, उस काम की अपनी बुक्स के साथ रिकंसिलेशन करना, और उसमें कोई गलतियां हैं, उन गलतियों की वजह से अगर आपकी अतिरिक्त टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ रही है तो आपको उसको चुकाना है। सरकार आपसे ब्याज जरूर लेगी, लेकिन हाँ कोई पनिशमेंट नहीं होगा, और आपने वो मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लोगे। तो लास्ट चांस मतलब क्या है, इसके बाद कभी कर नहीं पाओगे, 24-25 की गलती को आप सुधार ही नहीं पाओगे इसके बाद। इसलिए 9 की अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये आप समझ पा रहे हो ना कि रिकंसाइल क्यों करना जरूरी हो जाता है, कि अगर रॉन्ग रिपोर्ट हुआ है तो उसको हम सुधार सकें, सुधारने के लिए हमें रिकंसाइल करने की जरूरत होती है। नाउ स्टेप नंबर 3 होता है कि जब आपने अपनी गलती को पकड़ लिया तो आप अपनी उस भूल को या उस गलती को करेक्ट करिए। ठीक है, तो करेक्शन करना आपको पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 में करेक्ट करने का मैंने अभी अभी आपको ऑप्शन बताया भी था कि करेक्ट कैसे करोगे, कि अगर शॉर्ट रिपोर्ट किया है तो भैया जाइए पेमेंट करिए, DRC 03 बनाइए, पेमेंट करिए, विथ इंटरेस्ट पेमेंट करिए। ठीक है, कई बार ये होता है कि ITC लेना भूल गए, तो देखिए ITC तो हालांकि एनुअल रिटर्न तक तो आप ले नहीं पाओगे ITC, लेकिन ये 30 नवंबर से पहले पहले 3B में आप ITC क्लेम करके एनुअल रिटर्न में उसको रिपोर्ट कर लो। तो अपने मिस्टेक को सुधारो, ये आपको इस स्टेप नंबर 3 होता है। स्टेप नंबर 4 क्या होता है, स्टेप नंबर 4 ये होता है कि अगर आपने मिस्टेक की और अगर आपको लगता है कि आपने कोई टैक्स या तो पेमेंट नहीं किया या शॉर्ट टैक्स का पेमेंट किया, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, या अंडर रिपोर्टिंग की वजह से आपने टैक्स कम चुकाया, तो फिर भैया आपके पास ऑप्शन है कि आप 9 बढ़ने से पहले उसका पेमेंट करिए, और साथ में आपसे ब्याज कैलकुलेट करके ब्याज का पेमेंट करिए। तो DRC 03 आपको के जरिए उसका पेमेंट करना होगा। ठीक है, स्टेप नहीं है ऐसी कोई मिस्टेक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उस स्टेप को लैप कर जाइए। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई बार हमने गलत ITC ले ली, तो यहाँ पर यह भी मौका है कि आप अपनी ITC को रिवर्स करिए। देखिए गलत ITC ले ली तो एनुअल रिटर्न तक आपके पास मौका है कि आप उसको ITC रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, आप एनुअल रिटर्न में भी उसको रिवर्सल दिखा सकते हैं, कम पेमेंट किया टैक्स का तो और पेमेंट कर दीजिए। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, ITC गलत क्लेम किया है तो आप उसे रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर ITC क्लेम नहीं किया है, ITC नॉट क्लेम्ड, ठीक है, और आपने इसको टिल, यहां मैं लिख देता हूं, टिल 30 नवंबर, 30 नवंबर तक अगर आपने ITC क्लेम नहीं किया है तो फिर अब आप क्लेम नहीं कर सकते, वो आपके लिए नॉन क्लेमेबल हो जाएगी, अब आप उसे भूल जाइए, लैप्स हो जाएगी आप। तो
सर ये कौन सी बात हुई? अगर कम पेमेंट दिया तो सरकार हमसे पेमेंट ले रही, हम आईटीसी नहीं ले पाए तो हम क्यों नहीं क्लेम कर सकते? उसके लिए समय दिया था। उसके लिए जीएसटी एक्ट के नियमों के अनुसार आपको 30 नवंबर तक क्या करना है? आईटीसी को क्लेम करना है। यानी आपने अक्टूबर का जीएसटीआर 3B भरते वक्त आप अपनी 24-25 की आईटीसी को क्लेम कर दीजिए। नहीं कर पाए तो भूल जाइए, एनुअल रिटर्न में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा आईटीसी क्लेम करने का। तो ये 6 स्टेप आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ये 6 स्टेप, बस यही तो है जीएसटीआर 9, ये सारी चीज़ें फिर आप जो भी आपने बेसिकली सारी की सारी जो जीएसटीआर 9 में जो टेबल्स हैं, ठीक है? उन टेबल्स को आपको क्या करना है? फिल टेबल्स प्रॉपर्ली। आप उन टेबल को प्रॉपर तरीके से फाइल करिए, फिल करिए और उसके बाद आप अपना जीएसटीआर 9 को क्या कर दीजिए? फाइल कर दीजिए। ये एक सिंपल प्रोसेस होती है, याद रखिएगा। 9 फाइल करने के बाद ही 9C ओपन होता है, ये भी मैं बता दूं। 9 नहीं फाइल किया, 9C नहीं ओपन होगा। तो 9 फाइल करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेबल्स को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रीड करना है, समझना है और फाइल करना है। ऑलराइट, तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा टेबल का ओवरव्यू दे देता हूं कि जो जीएसटीआर 9 की जो टेबल्स हैं, वो टेबल्स हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जीएसटीआर 9 में जो टेबल्स दे रखी है, तो आपकी टेबल नंबर 4 से ये 9 की शुरुआत हो रही है और आपको मैं ये भी बता दूँ कि जो ये टेबल नंबर 4 है बेसिकली, ठीक है? 5 और 9, टेबल 4, 5 और 9, टेबल नंबर 4 जो होती है, वो आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर या एडवांसेस के ऊपर या कोई रिवर्स चार्ज में इनवर्ट सप्लाई जिस पर आपकी कोई लाइबिलिटी बनी है, जो आप जीएसटीआर 1 में भी रिपोर्ट करते हो, याद रखिएगा, वो टेबल नंबर 4 के अंदर हमें टेबल रिपोर्ट करना होता है। टेबल नंबर 5 भी हमारी सेल से संबंधित है, लेकिन ये ऐसी सेल है जिस पर हमारा कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बना, जैसे एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड या नॉन जीएसटी वाली जो सेल होती है, या कोई सेक्शन 95 की कोई सेल हमने की है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर की लाइबिलिटी बनी है, हमारे लिए तो वो एग्जेम्प्ट होगी। तो ऐसे केस में हमें टेबल नंबर 5 में रिपोर्ट करना होता है। या जीरो रेटेड सप्लाई भी है, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी हमने किया है, तो वो मुझे टेबल नंबर 5 में रिपोर्ट करना होता है। टेबल नंबर 9 जो होता है वो भी आपकी सेल से संबंधित होता है, याद रखिएगा। इसमें आपने कितना टैक्स पे किया, आपने जो आपने रिटर्न्स फाइल किए हैं उसके अनुसार वो सारी चीजें आपको यहाँ पर निकल कर आ जाती है। हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें ऑटो फिल होकर आएगी, ये मैं सब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ टेबल्स। बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल नंबर 4, 5 और 9 ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई या आउटपुट टैक्स से रिलेटेड या सेल से संबंधित टेबल्स होती है। ऑलराइट, इसके बाद टेबल नंबर 6, 7 और 8 ये हमारी आईटीसी से रिलेटेड टेबल्स होती है और सारा खेल इन्हीं 6 टेबल का है, याद रखिएगा। क्योंकि जीएसटीआर 1 और 3 में भी आपको यही सारा गेम चलता है। आपने अपनी सेल रिपोर्ट करो, उस पर टैक्स लाइबिलिटी रिपोर्ट करो, फिर आपने जीएसटीआर 3 भरते वक्त आईटीसी क्लेम करो, फिर क्रॉस एडजस्टमेंट के जरिए टैक्स का पेमेंट करो। तो ऐसे केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड आपकी ये टेबल्स है, टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 और 14, याद रखिएगा, ये सारी वो टेबल्स है या इनमें आपको क्या रिपोर्ट करना है कि जो 24-25 में आप कुछ भूल गए हो दिखाना, जिसको आगे जाके आपने 30 नवंबर 2025 तक दिखाया, मतलब अप्रैल 2025 से लगाकर अक्टूबर 2025 तक के जो आपने जीएसटीआर भरे हैं 1 और 3B, उसमें आपने कोई 24-25 की कोई मिस्टेक को सुधारा है या कोई भूल को दिखाया है, वो चीजें आपको यहाँ पर दिखानी होगी। यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपके 24-25 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड थे, लेकिन उनको आपने रिपोर्ट कब किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया, वो इन टेबल्स में आपको दिखाना होता है। ओके, टेबल नंबर 15 जो होता है बेसिकली वो कोई डिमांड और रिफंड से रिलेटेड टेबल होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और टेबल नंबर जो 16 है ये आपकी कंपोजिशन टैक्स पेड से डिम्ड सप्लाई, आपने कोई जॉब वर्कर से ली या कोई अप्रूवल बेसिस गुड्स भेजे हैं तो उससे संबंधित है। टेबल नंबर 17 आपकी आउटपुट सप्लाई जो आपने सेल की है उसकी जो एचएसएन समरी है उसका रिकॉर्ड है। ये जो आप जीएसटीआर 1 में देखे देते हो वो रिपोर्ट आपकी यहाँ एक्यूमुलेटेड फिगर आपको डालना है। टेबल नंबर 18 में परचेजेस की एचएसएन समरी होती है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो टेबल है, टेबल नंबर 16, 15 और 18, अब देखिए यहां पर आप ये भी समझिए, इसमें जो ऑप्शनल टेबल है
वो कौन कौन सी है, क्योंकि इतनी सारी टेबल्स हैं। तो ऑप्शनल टेबल इन जीएसटीआर 9, अगर आप 9 भर रहे हो तो कौन सी टेबल को आप इग्नोर कर सकते हो? तो याद रखिएगा, पहली टेबल होती है ऑप्शनल टेबल नंबर 15, दूसरी होती है टेबल नंबर 16 और तीसरी होती है टेबल नंबर 18। ये तीनों की तीनों ही टेबल आपकी ऑप्शनल है, याद रखिएगा। 15 किससे रिलेटेड है? डिमांड एंड रिफंड से रिलेटेड है। आपको उसका ब्यौरा 15 में डालना होता है, लेकिन अगर आप नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा। टेबल नंबर 16 किससे संबंधित है? अगर आपने कोई भी सप्लाई कंपोजिशन टैक्स पेयर से ली है, या कोई डिम्ड सप्लाई आपने दिखाई है जॉब वर्कर वाली, या कोई गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस वाली, तो वो टेबल नंबर 16 में आपको दिखानी होती है, ठीक है। टेबल नंबर 18 परचेजेस के एचएसएन आपको यहाँ पर डिटेल डालना होता है। तो ये परचेजेस एचएसएन डिटेल, ये आपको इनवर्ट सप्लाई की जो एचएसएन डिटेल है वो टेबल नंबर 18 में आती है। तो ये ऑप्शनल टेबल है, आप इन सारी टेबल्स को याद रखिएगा, एक तरह से छोड़ सकते हैं, आपको इनमें डेटा डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेबल नंबर 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टेबल नंबर 17 के अंदर आपको अपनी सेल का आउटवर्ड सप्लाई का एचएसएन डिटेल यहाँ पर डालने की जरूरत होती है। ऑलराइट, और जब आप सारी की सारी टेबल को भर देते हैं तो इसके बाद आपका ये टेबल एक्टिव हो जाता है लेट फीस पेएबल या पेड। ओके, अगर कोई लेट फीस बनती है आपकी तो आपने यहाँ पर उसका पेमेंट करना है, और उसके तुरंत बाद आप लास्ट में कंप्यूट लाइबिलिटी पर क्लिक करते हैं। अगर कोई आपकी एडिशनल लाइबिलिटी निकल कर आती है इंक्लूडिंग लेट फीस और इंटरेस्ट वगैरह, आपको वो DRC 03 के माध्यम से पेमेंट करना है, और उसके बाद प्रोसीड टू फाइल बटन आपका एक्टिव होता है, यहाँ से आप उसको फाइल उसके बाद कर सकते हैं। साथ ही साथ में जब आप पूरी की पूरी ये रिटर्न को तैयार कर लेते हैं तो आप उसको PDF या एक्सेल में एक बार के लिए उसकी प्रीव्यू को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग टेबल वाइज स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये सारी की सारी जो टेबल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं टेबल वाइज GSTR 9। दोस्तों, सबसे पहले GSTR 9 में टेबल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होती है, और ये जो टेबल होती है, इस टेबल में आपको डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाता है, जो भी आपने अपने GSTR 1 फाइल किए या 1A फाइल किए, या अगर आप QRMP टैक्स पेयर है तो आपने IFF में जो B2B इनवॉइसेस अपलोड किए, पूरे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो डेटा है आपका यहाँ पर टेबल नंबर 4 के अंदर एनुअल रिटर्न में आ जाता है। टेबल नंबर 4, जैसा कि नाम से ही यहाँ पर सामने नजर आ रहा है कि एडवांसेस पर कोई आपकी लाइबिलिटी बनी, ऐसे एडवांसेस जिसके अगेंस्ट में उस फाइनेंशियल ईयर में कोई आपने इनवॉइस नहीं रेज किया, याद रखिएगा। इनवर्ड सप्लाई पर आपकी कोई लाइबिलिटी बनी, जो रिवर्स चार्ज में आपने कोई सप्लाई रिसीव की किसी से, जिस पे रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स देना पड़ा, लाइबिलिटी आपकी बनी। और आउटवर्ड सप्लाई पर आप जो टैक्स पे करते हैं, जो B2B सप्लाई होती है, B2C लार्ज होती है, B2C स्मॉल होती है, या कोई आपने एक्सपोर्ट करते वक्त भी कोई टैक्स वगैरह पे किया, तो वो सारी की सारी जो डेटा डिटेल है वो आपको टेबल नंबर 4 के अंदर नजर आती है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, सेल से संबंधित होती है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से ये टेबल संबंधित होती है। आपको इस टेबल में सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। ज्यादातर डेटा जो आपने 1A और IFF में रिपोर्ट किया होता है, आप इस डेटा को एडिट कर सकते हैं, एडिटेबल होता है। एक चीज मैं आपको ये और बता दूं कि जो भी टेबल आप ओपन करेंगे उसके साइड में, राइट हैंड साइड में हेल्प बटन होगा। हेल्प बटन पर जब आप जाएंगे तो उस टेबल ए को भरने की पूरी प्रोसीजर दे रखी है कि कौन से कॉलम में आपको क्या डालना और कैसे डालना, याद रखिएगा। तो ये पूरी की पूरी आपकी एक तरह से आपको हेल्प करेगा, जहां पर आप टेबल में रिपोर्ट कैसे करेंगे अपने डेटा को, या कहाँ किस तरीके से रिपोर्ट करना है, ये पूरी एडवाइजरी यहाँ पर आपको दी गई। ऑलराइट, अब हम समझते हैं यहाँ पर कि हमें क्या चीजें किस किस तरीके से यहाँ पर दिखानी है। पहली चीज आप ये मान के चलिए कि सारी सेल जो आपने 1A और IFF में आप डाली है, वो सेल यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक उठकर आ जाएगी। ये डेटा एडिटेबल है, तो ऐसे केस में जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एनुअल रिटर्न अंतिम चांस होता है अपनी मिस्टेक को सुधारने का। तो आप इनको यहाँ से, अगर बुक्स में अगर आपने कुछ गलत रिपोर्ट किया या अलग रिपोर्ट किया, तो आप यहाँ से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है कि जैसे कि इस टेबल में जैसे हम लोग जो डेटा डालेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, ये डेटा में अगर आपका कोई
23-24 का डेटा है जो शामिल है, क्योंकि जैसा कि 23-24 में भी आपने अगर उसे 24-25 में रिपोर्ट किया तो वो यहाँ इंक्लूड होकर आएगा, क्योंकि वो उस 24-25 के जीएसटीआर 1 और 3B में रिपोर्ट हुआ है। तो ऐसे केस में अगर 24-25 के जीएसटीआर 1 में आपने 23-24 से रिलेटेड कोई सेल या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट दिखाएं, तो वो भी यहाँ जुड़ा हुआ होगा। उस डेटा को आपको यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो देखिए, इस टेबल की अगर मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें ना, इस टेबल का जो मेन पॉइंट है, जो समझने वाला पॉइंट है, वो आप ये समझिए कभी कभी भी कि जो टेबल नंबर 4 होगी, तो टेबल नंबर 4 में आपकी एक तरह से जो डेटा उठकर आने वाला है वो जीएसटीआर 1 से या 1A से उठकर आने वाला है या आईएफएफ से उठकर आने वाला है, राइट। और ये डेटा आपका जो उठकर आएगा, इसमें आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 से संबंधित डेटा आएगा। अब 24-25 में आपने जो ये 1A या आईएफएफ भरे होंगे वही डेटा आएगा। अब अगला वाले फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी रिपोर्ट किया होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो 24-25 से रिलेटेड था, जैसे 25-26 में अगर मैंने उसे 30 नवंबर तक रिपोर्ट किया है, तो उसको मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जो इस फाइनेंशियल ईयर से संबंधित डेटा, याद रखिएगा। और अगर पिछला कोई डेटा इसमें इंक्लूड है जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से संबंधित है, तो उस डेटा को मुझे यहाँ से माइनस करना होगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये डेटा अपनी बुक्स के साथ रिकंसाइल करें और जो भी एडजस्टमेंट आपको करने हैं वो एडजस्टमेंट करें और एडजस्टमेंट करके ये डेटा यहाँ पर डालें। तो 24-25 में 25-26 में रिपोर्ट किया गया डेटा 24-25 से बिलोंगिंग उसको जोड़ दीजिए और 23-24 से संबंधित डेटा को आप माइनस कर दीजिए और एग्जैक्टली आप 24-25 की सेल यहाँ पर रिपोर्ट करें जिस सेल पर आपका कोई टैक्स बना है, याद रखिएगा। चलिए पहले बात करते हैं हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो टेबल नंबर 4A से लगाकर 4G तक आपकी सारी वो सप्लाई है जो आपने 1A या आईएफएफ में दिखाई है जिस पे आपका कोई टैक्स बना। जैसे सप्लाईज 4A में आपका सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C सप्लाई आपको यहाँ पर दिखानी है। 4B में आपको B2B रजिस्टर्ड पार्टियों को की गई सप्लाई दिखानी है। जैसे हमारे केस में ये जो डेटा निकल कर आ रहा है वो सिर्फ B2B का निकल कर आ रहा है, B2C में कोई सप्लाई इन्होंने नहीं की। 4C में आपको जीरो रेटेड सप्लाई। अब आप बोलोगे सर जीरो रेटेड सप्लाई पे तो कोई टैक्स ही नहीं बनता है। देखिए, जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट जैसे कि उस पे या फिर उस पे भी आपको अगर आपने टैक्स पेमेंट करके एक्सपोर्ट किया है, जैसे एक्सपोर्ट भी दो तरह का होता है, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो अगर आपने एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी किया तो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। एक और चीज मैं बता दूं, आपको एसईजेड वाली सप्लाई यहाँ नहीं दिखानी, उसको आप यहाँ दिखाएं नीचे 4D में, सप्लाईज टू एसईजेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, जहां पर आपने पेमेंट किया और टैक्स का। डिम्ड एक्सपोर्ट को आपको ई नंबर के पॉइंट में दिखाना है। एफ पॉइंट के अंदर आपको टेबल नंबर 4F के अंदर आपको ऐसे एडवांसेस दिखाने हैं जिस पर आप अब तक ऊपर जितनी भी आपने सप्लाई की उसमें इनसे रिलेटेड कोई एडवांस का बिल नहीं आया हो। अब देखिए, एडवांस क्या चीज होती है ये भी आप समझिए। जैसे अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो नियम ये कहता है कि सर्विस प्रोवाइडर को एडवांस में भी जीएसटी देना पड़ता है। तो ऐसे केस में अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मुझे कोई एडवांस रिसीव हुआ था और मैंने उसके ऊपर कोई टैक्स दे दिया, ठीक है, जीएसटीआर 1 में मैंने उसको एडवांस को दिखाकर 3B में मैंने टैक्स का पेमेंट कर दिया। उसके बाद 30 नवंबर 2025 तक भी उस एडवांस के अगेंस्ट में कोई बिल नहीं रेज हुआ, बिल नॉट रेज्ड, अभी तक हमने उसका कोई बिल नहीं बनाया, मतलब वो एडवांस हमें सिर्फ मिला, हमने उसके अगेंस्ट में कोई सप्लाई नहीं की। तो ऐसे एडवांसेस को हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना है एफ में। अगर आपने 30 नवंबर 2025 तक भी बिल बना दिया तो फिर आप वो एडवांस तो रहा ही नहीं, वो तो यहाँ पर आके आप इस सप्लाई में कहीं ना कहीं ऐड करेंगे उस बिल को, तो ऐसे केस में उसको यहाँ रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ऐसे एडवांसेस जिस पर कोई सप्लाई पर आपने 30 नवंबर तक भी बिल नहीं बनाया तो उस एडवांस पर आपको यहाँ पर अलग से उस एडवांस को यहाँ पर दिखाना है। ऑलराइट, इसके बाद जो जी पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है 4G, जो रिवर्स चार्ज में आपने टैक्स पेमेंट किया है, ऐसी सारी सप्लाईज को आपको यहाँ पर दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उन लोगों के लिए जो आरसीएम में कोई लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि आप जब अपना रिवर्स चार्ज में कोई लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो ऐसे केस में आपका वो आप यहाँ पर उसको 3B में पेमेंट करते हैं, फिर आप उन इनपुट लेते हैं तो वो भी तो आपकी लाइबिलिटी बनी। देखिए, ये पूरी की पूरी टेबल सेल से संबंधित है, लेकिन ये जो पॉइंट आ रहा ना जी वाला, ये पॉइंट आपका परचेज से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज में सप्लाई ली होगी आपने, दी नहीं होगी।
तो उस पे रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी बनी होगी। और देखिए टेबल नंबर 4 जो है ना वो सेल से रिलेटेड नहीं है, टेबल नंबर 4 है टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड, ऐसी सारी सप्लाई से रिलेटेड जिस पर आपने टैक्स का पेमेंट किया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक G1 वाला पॉइंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 9(5) के अंतर्गत अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से किसी सप्लायर ने सप्लाई की, और ये जो पॉइंट है ना G1, ये ई कॉमर्स कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऐसी सारी सप्लाई जिस पर ई कॉमर्स कंपनियों की लायबिलिटी बनती है जीएसटी चुकाने की, तो ऐसा ऐसा टैक्स जो ई कॉमर्स कंपनियों ने चुकाया, जैसे स्विगी जोमेटो अपना रिटर्न भरेंगे एनुअल रिटर्न, तो वो यहाँ दिखाएंगे ऐसी सारी सेल जो उन्होंने अपने क्लाइंट के लिए की है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी बनी, ओला उबेर वगैरह उनकी लायबिलिटी बनी। तो 9(5) की जो सप्लाई करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, उनको वो सप्लाई यहाँ दिखानी है, याद रखिएगा। और ऐसे वेंडर्स जो ऐसी, जैसे मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा सारा स्विगी और जोमेटो से ही सेल होता है, ध्यान देना, तो ऐसे केस में मेरी तो कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, स्विगी जोमेटो की लायबिलिटी बनेगी। तो स्विगी जोमेटो तो यहाँ पर रिपोर्ट करेगा, मैं टेबल नंबर 5 में रिपोर्ट करूंगा अपनी सेल को, क्योंकि मेरी वो सेल एक तरह से फिर एग्जेम्प्टेड सेल मानी जाएगी, क्योंकि मेरे को तो टैक्स देना नहीं पड़ा। तो ऐसे केस में अगर आप ई कॉमर्स कंपनी है, आपकी लायबिलिटी बनती है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी बनती है, तो ऐसे केस में आप अपनी थर्ड पार्टी लायबिलिटी को यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। ऑलराइट, फिर जब आपने ये सारी रिपोर्ट करेंगे ए से लगाकर G1 तक, सारी टोटल आपकी H नंबर के पॉइंट में आ जाएगी, याद रखिएगा। तो ये जैसे जितनी भी प्रकार की आपने सेल और उस पर जो टैक्स बना, IGST, CGST, HGST या सेस बना, वो आपकी टेबल नंबर H के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो टेबल नंबर I से लगाकर यहाँ पर L तक जो पॉइंट है, ये सब डेबिट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड पॉइंट है। देखिए डेबिट क्रेडिट नोट क्या काम करते हैं, ये काम क्या करते हैं ये भी समझिए। जैसे मान लो कोई सेल बिल है, सेल बिल क्या करेगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाएगा, राइट, टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब अगर मैंने उस सेल की बिल के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट बनाया किसी भी वजह से, तो वो क्रेडिट नोट हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करेगा, याद रखिएगा, टैक्स लायबिलिटी को वापस से क्या करेगा, रिवर्स करेगा, कम करेगा। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी को वो रिवर्स करेगा। और अगर मैंने किसी वजह से बिल के अगेंस्ट में डेबिट नोट बनाया, तो डेबिट नोट क्या करेगा, डेबिट नोट आपकी टैक्स लायबिलिटी को और बढ़ाएगा। तो देखिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होते हैं जब किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको कोई डॉक्यूमेंट रेज करना हो, यानी आफ्टर सेल अगर कोई एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो फिर उस केस में हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का हम इस्तेमाल करते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे अगर ये क्लास आप देख रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आपने देखिए कोई भी आपने ऊपर जितनी भी सप्लाई बताई है बी नंबर से लगाकर, मतलब B2C को छोड़ दो, क्योंकि B2C में तो आप नेट बताते हो, नेट फिगर का मतलब है वहां पर तो आप अपनी परचेज रिटर्न वगैरह लेस, सेल रिटर्न लेस करके डायरेक्ट नेट फिगर बता देते हो GSTR 1 भरते वक्त। तो ऐसे केस में यहाँ पर भी वो नेट अमाउंट ही आएगा, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग आप हमेशा 1 में अलग करते हैं। तो 1 के अंदर आपको ये सारी रिपोर्टिंग डिफरेंट जाती है, तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा कि बी से लगाकर ई तक। अब बी से ई का मतलब होगा B2B सेल हो गया, जीरो रेटेड सप्लाई हो गया, SEZ को की गई सप्लाई हो गया, डिम्ड एक्सपोर्ट हो गया। यहां पर आपने जो भी डेबिट क्रेडिट नोट इश्यू किए, ध्यान देना B2E तक, और जिसकी वजह से आपकी लायबिलिटी रिवर्स हो रही है, कम हो रही है, तो आप यहां पर माइनस हो रहा है तो यहां पर डालिए। क्रेडिट नोट बनाओगे तो माइनस ही होगा, अभी मैंने बताया आपको। और अगर डेबिट नोट बनाया बी से लगाकर ई तक, तो यहां पर लिखिए। तो ये अगर आप यहां जो डालोगे फिगर, इन इन कॉलम्स में जो फिगर डालोगे, वो आपकी नेट आउटवर्ड सप्लाई को कम करेगा। और आप जो ये जे पॉइंट में जो भी अमाउंट डालोगे, वो आपकी नेट आउटवर्ड सप्लाई और टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाएगा, और वो डिफरेंस अमाउंट आगे जाके आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप ये समझिए कि क्रेडिट नोट आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिवर्सल देंगे अगर आप, ठीक है, और डेबिट नोट आपकी टैक्स लायबिलिटी को यहाँ पर और इंक्रीज करेंगे। और ये फिगर भी आपका ऑटोमेटिक उठकर आएगा जो 1 में आपने रिपोर्ट किया होगा। लेकिन अगर आपने गलत रिपोर्ट किया है, या अंडर रिपोर्ट किया है, या ओवर रिपोर्ट किया है, तो एडजस्टमेंट करने का ये आखिरी चांस होगा, मैन्युअली एडिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया कि आप इस टेबल में एडिट कर सकते हैं बुक्स के साथ रिकंसाइल करके। तो रिकंसिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग कहते हैं कि सर रिकंसिलेशन क्या होता है, नहीं करें तो क्या हो जाएगा, हम जब GSTR 1 और 3 भी भरते हैं हम अपनी बुक्स के साथ। अरे भैया, अगर आप एक छोटे लेवल पर काम कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आपकी एनुअल रिटर्न भरने की नौबत आएगी, तब आपके लिए बुक्स के साथ मिलान करना बहुत जरूरी होगा। ऐसा थोड़ी चल सकता है बुक्स अलग चल रही है, रिटर्न अलग चल रहे हैं, बुक्स में टर्नओवर अलग चल रहा है, रिटर्न में अलग चल रहा है। वो चीजें नहीं होगी, वो फिर आपको दिक्कत देगी आने वाले टाइम में। तो ऐसे केस में
रिकंसिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर रिकंसिलेशन होता है क्या? मिलान करना भैया, होता है, कुछ बड़ी बात नहीं है, मैच करो, मैचिंग, मैचिंग को कहते हैं रिकंसिलेशन। ऑलराइट, इसके अलावा अगर आपने कोई अमेंडमेंट की है, अमेंडमेंट आप समझ पा रहे हो ना, अमेंडमेंट क्या होता है कि कई बार हम रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने में हमने कोई मिस्टेक कर दी, फिर हम अगले पीरियड में उसकी अमेंडमेंट टेबल में जाके उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो अमेंडमेंट के जरिए भी अगर आपकी कोई लाइबिलिटी, एडिशनल लाइबिलिटी खड़ी हुई तो वो यहाँ पर आपको नजर आएगी, और अमेंडमेंट के जरिए अगर आपकी कोई लाइबिलिटी रिवर्स हुई तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ये नेट अमाउंट्स आपको यहाँ पर जो आपने वन में डिक्लेयर किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। आपने उनको एडिट करने का मौका है, आप एडिट कर सकते हो। और ये जैसे ही आप ये सब माइनस करोगे तो फिर क्या होगा, ये जो अभी आपकी जो ये इन आई से लगाकर एल तक की पूरी टोटल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस हो के, और फिर ये जो एच में से आपका ये एम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर ये माइनस में फिगर है तो माइनस होते हुए यहाँ पर आ जाएगा, अगर प्लस में तो और जुड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो नेट जो एन नंबर का पॉइंट है वो एडवांसेस और सप्लाईज पर जो भी आपका टैक्स बनता है पेमेंट करना या जो आपने किया वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर आप इस टेबल को यहाँ पर भर देंगे। दिस इज टेबल नंबर 4। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल रिलेटेड टू द एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल एंड इट इज एडिटेबल। आप इसको एडिट कर सकते हैं, अगर कोई गलती हुई है, भूल हुई है तो आप यहाँ पर फिगर्स को चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। और मैंडेटरी टेबल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 5, जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 5। ऐसी सारी आउटवर्ड सप्लाई से इस टेबल का संबंध होता है जिसपे आपकी कोई टैक्स देना नहीं बनता है, यानी टैक्स इज नॉट पेएबल। तो ये वो सारी सप्लाई है जिस पर हम जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट तो करते हैं लेकिन हम उस पर टैक्स नहीं देते, यानी हमारा टैक्स नहीं बनता है। तो चलिए इस पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये भी एक मैंडेटरी टेबल है, आपको इसमें भरना जरूरी है। ये आपकी नेट टर्नओवर जो आपका तय होगा इनकम टैक्स में, जब आप अपना टर्नओवर दिखाते हो तो आप टैक्स ऑडिट में जो टर्नओवर दिखाते हो तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि टर्नओवर का पार्ट होता है। जीएसटी लाइबिलिटी जरूर नहीं बन रही लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टर्नओवर का पार्ट होता है। तो जो टेबल नंबर 5 होता है, कौन कौन सी ऐसी इसमें सप्लाई हमें दिखानी होती है। 5A के अंदर जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सपोर्ट दो प्रकार का होता है। अगर हम परमिशन लेकर एक्सपोर्ट करते हैं एलयूटी के अगेंस्ट में या बॉन्ड के अगेंस्ट में तो हमें टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता है। उस केस में ऐसे सारे एक्सपोर्ट को हमें यहाँ डालना होता है। देखिए टैक्स की कॉलम्स यहाँ पर है ही नहीं, यानी इस पर कोई टैक्स बना ही नहीं होगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, आपको सिर्फ अपना टर्नओवर दिखाना है। दूसरा जो टेबल नंबर 5B है, सप्लाई टू एसीजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में की गई सप्लाई जिस पर आपका कोई टैक्स नहीं बना, वो आपको यहाँ पर दिखाना है। तीसरा पॉइंट है सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट और रिवर्स चार्ज बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप एक ऐसे सप्लायर है, सोचिए आप जीटीए सर्विस देते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टर है, अब आपने 5% वाला आरसीएम वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है, मतलब आप बिल बनाते वक्त टैक्स नहीं लेते हैं अपने क्लाइंट से। क्लाइंट्स आपके सारे मैक्सिमम रजिस्टर्ड पार्टी है, तो जब क्लाइंट रजिस्टर्ड पार्टी है तो आपके द्वारा की गई सेल पर जीएसटी चुकाने का लाइबिलिटी तो उनका बनता है, आपको तो जीएसटी लेना नहीं है। तो आप ऐसी सारी सप्लाई को यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे 5C के अंदर, याद रखिएगा। 5C1 supplies on which tax is to be paid by e-commerce operator as per the section 95 supplier to report। ये मैं आपको पिछली टेबल में, टेबल नंबर 4 में भी डिटेल बता रहा था कि 95 के अंतर्गत अगर जोमेटो स्विगी ने सप्लाई की है तो जोमेटो स्विगी की जीएसटी चुकाने की लाइबिलिटी है तो वो टेबल नंबर 4 में रिपोर्ट करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन अगर जोमेटो स्विगी के प्लेटफॉर्म से आपने सप्लाई की है तो आपको अपनी उस सेल को यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। 95 सेक्शन के अंतर्गत सप्लायर जो है जिसकी जीएसटी लाइबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर की थर्ड पार्टी लाइबिलिटी बनती है, तो सप्लायर को अपनी ऐसी सेल को यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। एग्जेम्प्टेड सेल को आप टेबल नंबर 5D में रिपोर्ट करेंगे। नील रेटेड सेल को आप टेबल नंबर 5E में रिपोर्ट करेंगे। नॉन जीएसटी सप्लाई को आप टेबल नंबर 5F में रिपोर्ट करेंगे। अब देखिए नॉन जीएसटी सप्लाई भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोचिए मेरा एक पेट्रोल पंप है और वहां पर मेरा पेट्रोल और डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मेरा सेल होता है, उसके साथ साथ मैंने जीएसटी नंबर भी ले रखा है। तो अब पेट्रोल और डीजल पे तो जीएसटी लगता नहीं है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की सेल को भी मुझे अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करना होगा। उसको हम कहते हैं नॉन जीएसटी सप्लाई,
उसको भी आपको यहाँ पर टेबल नंबर 5 में एनुअल रिटर्न में दिखाना होगा, याद रखिएगा। लीकर की सप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ दिखाना होगा, ये नॉन जीएसटी सप्लाई होगा। तो ये जितनी भी सप्लाई आप एफ से लगाकर ए से लगाकर एफ तक यहाँ पर बताएंगे, उसकी टोटल हो जाएगी आपकी जी नंबर के पॉइंट में। अब इन सप्लाई से अगेंस्ट में आपने कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशू किए होंगे, या अमेंडमेंट में इन सप्लाई से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट किए होंगे, प्लस माइनस, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर रिपोर्ट करनी। अच्छा, ये डेटा भी आपका ऑटोमेटिक उठकर आएगा, याद रखिएगा। अगर आपने अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट किया होगा तो यहाँ पर नजर आएगा ये डेटा आपको। यहाँ आप बुक्स के अनुसार रिकनसाइल करते हुए अगर एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप उसके बाद ये मैंडेटरी टेबल है, आपको भरना भी अनिवार्य है, याद रखिएगा। आप इसको नहीं छोड़ सकते। आप यहाँ पर ऑल्टर करने के लिए, एडिट करने के लिए आपके पास अंतिम मौका होगा, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। आप यहाँ पर अमेंडमेंट्स जो आपकी टर्नओवर को कम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी जीएसटी की तो बन नहीं रही है, तो टर्नओवर को प्लस या माइनस करने के लिए आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। और फिर आपका ये एच से लगा के तक का टोटल आएगा। फिर आपका जी में से ये जो एल है सब टोटल, मतलब ऊपर यहाँ टोटल में से ये माइनस या प्लस होकर आपका नेट ये टोटल टर्नओवर यहाँ पर आ जाएगा, जिसपे आपका कोई टैक्स नहीं पे किया गया। और वो जो आपका टेबल नंबर 4 का जो टोटल टर्नओवर आया होगा, उसमें आके ये यहाँ पर फिगर जुड़ जाएगा। हालांकि टैक्स के अमाउंट नहीं आएंगे यहाँ पर, तो टैक्स का अमाउंट तो वो टैक्सेबल टर्नओवर वाला ही रहने वाला है, लेकिन टोटल टर्नओवर में आपका ये नॉन टैक्सेबल टर्नओवर आके भी जुड़ जाएगा। दिस इज टेबल नंबर 5, याद रखिएगा। जो सेल से संबंधित है, आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित है, ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, यानी उसका ऐसी आउटवर्ड सप्लाई जिसपे आपका कोई टैक्स पेमेंट करना नहीं बनता है। अच्छा, एक और सेल से संबंधित टेबल है जिसपे मैं साथ साथ में चर्चा कर लेता हूं। तो अभी मैंने 5 पर चर्चा की है, अब मैं आता हूं 9 के ऊपर। 9 का संबंध भी आपकी सेल से ही है। डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा, आपने जो रिटर्न्स भरे हैं और जो आपने टैक्स का पेमेंट किया है, उसकी डिटेल आपको टेबल नंबर 9 के अंदर दिखानी होती है। अब टेबल नंबर 9 में क्या होने वाला है, इसको भी आप समझिए। टेबल नंबर 9 में क्या होगा, जब आप टेबल नंबर 9 में आएंगे तो यहाँ पर आपको इस बार एक अलग सी यहाँ पर कॉलम नजर आ रही है, न्यू कॉलम एडेड है, डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेएबल एंड टैक्स पेड। अब जैसे आपने टेबल 4 में कोई किसी तरह का करेक्शन किया, टेबल 5 में कोई करेक्शन किया, मेनली तो टेबल 4 में आपने कोई करेक्शन किया, आपकी कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ रही है, जो आपने पहले जो टैक्स दिया गवर्नमेंट को, वो टैक्स आपका यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे पेड थ्रू आईटीसी या पेड थ्रू कैश। अब देखिए, ये नॉन एडिटेबल है, इनको आप एडिट नहीं कर सकते, इनमें से किसी को भी आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन ये एडिटेबल है। तो यहाँ पर आप अपना वो टैक्स पेएबल वाला फिगर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी को एडिट कर देंगे, इंटरेस्ट, लेट फीस वगैरह को। तो एडिट करने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर 85,000 रुपए, ठीक है, ये पेमेंट किया जा चुका है, तो आपकी जो डिफरेंस 0 है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 85 जगह 95 कर दिया, देखिए मैं करता हूँ, जैसे ये मैंने मान लो यहाँ पर 85 की जगह पर 96 कर दिया, ठीक है, तो 96 करते ही देखिए डिफरेंस खड़ा हो गया यहाँ पर आपका 10,000 सीजीएसटी, एचजीएसटी। तो ऐसे केस में ये फिर आपको पेमेंट करना होगा डीआरसी 03 के माध्यम से। तो ये एडिटेबल फिगर आप टैक्स पेएबल में दिखाएं, ठीक है, और ये जो आपने पहले पेमेंट कर दिया वो तो अब एडिट नहीं कर सकते। डिफरेंस जो भी आएगा आपकी वो लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, जो आपको आगे जाके पेमेंट करना होगा। तो आप ये याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो भी आपका टैक्स पेएबल था, वो नेट टैक्स पेएबल आपको यहाँ पर दिखाना है, और इससे जो आपने पेमेंट किए हैं वो माइनस हो जाएंगे, और बाद के अगर आपकी कोई डिफरेंस निकल कर आती है तो वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दिस इज टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आईटीसी, देखिए जीएसटी में सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है तो वो आईटीसी है। आईटीसी में अगर आपने गड़बड़ वगैरह की है तो बहुत दिक्कतें देती है वो आपको, बाद में जब ऑडिट में जाते हो आप, या जब आपके पास किसी तरीके की स्क्रूटनी वगैरह आती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपकी फाइल स्क्रूटनी में आने का। तो टेबल नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आईटीसी अवेलेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। टेबल 6 पे बातें करेंगे, तो टेबल 6 आपके सामने मैंने ओपन कर रखी है, जिसमें ए से लगाकर 6A से लगाकर 6O तक के पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं टेबल 6 में कुछ और डिटेल्स भी है जिसमें हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। अब तक हमने देखा कि आप टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 9, ये तीनों टेबल सेल से संबंधित थी। तीनों के तीनों ही मैंडेटरी टेबल है, याद रखिएगा। 4 में आप अपनी
टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं जिसपे आपका कोई टैक्स बना होता है, एडवांसेस जिसपे आपका कोई टैक्स बना होता है, आरसीएम में कोई इनवर्ड सप्लाई जिसपे आपका कोई टैक्स बना होता है, उसको दिखाते हैं, मेनली रिपोर्ट करते हैं। और ये 9 आपके लिए एक मौका होता है, इस वजह से यहाँ पर ये चीजें आप एडिट भी कर सकते हो अगर आपसे कुछ भूल चूक हुई है तो। अगर आपने कोई 24-25 से संबंधित डेटा 25-26 में रिपोर्ट किया तो उसको ऐड करिए, और कोई 23-24 का डेटा 24-25 में इंक्लूड है तो उसको आपको लेस करना होता है। ये मेन क्रक्स होता है 9 फाइल करते वक्त आपको सावधानी बरतने का। इसके बाद अगर हम बात करें तो टेबल नंबर जो 5 थी उसमें आपको रिपोर्ट करना होता था ऐसी सारी सप्लाई को जिसके ऊपर आपका कोई टैक्स नहीं बना, यानी सप्लाई ऑन विच टैक्स नॉट पेबल, ये टेबल नंबर 5 में हमें रिपोर्ट करना होता था। तो ऐसे केस में ये टेबल भी एक मैंडेटरी टेबल है, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें चाहें तो एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड सप्लाई को आप क्लब करके टेबल नंबर 5D में दिखा सकते हैं। जैसे 5D से लगाकर 5F तक आपको एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन जीएसटी रिपोर्ट करना होता है, तो आप चाहो तो 5D में एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड को जोड़कर भी दिखा सकते हैं। और नॉन जीएसटी सप्लाई को आपको हमेशा सेपरेट शो करना होता है टेबल 5F के अंदर, याद रखिएगा। फिर आता है टेबल नंबर 5H से लगाकर 5K तक, तो ऐसे केस में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अमेंडमेंट से रिलेटेड है ये। और आप चाहें तो आप 5A से 5F तक को क्लब कर सकते हैं, याद रखिएगा। अलग अलग रिपोर्ट करने के बजाय सबको आप क्लब करके भी दिखा सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप इनको क्लब भी कर सकते हैं, अलग अलग भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम सब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, टेबल नंबर 6, दैट इज रिलेटेड टू आईटीसी अवेलेबल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें देखिए, आप सबसे पहले मैं बता दूं कि डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है, तो ये जो डेटा होता है ना आईटीसी का, आप आईटीसी कौन से रिटर्न में क्लेम करते हो? जीएसटीआर 3B में क्लेम करते हैं। अब तो आप सबको ये भी पता है कि 3B में हम वही आईटीसी ले पाते हैं जो 2B में होती है। तो 2B और 3B तो मोटे मोटे तौर पर आपका मिलना तय होता है, राइट? क्योंकि जब तक आप कोई गलती नहीं कर दो, जब तक कोई आईटीसी आप छोड़ नहीं दो, तब तक तो आपका वो मैच करता है। तो जो 3B में हमने, याद रखिएगा, टेबल 4A के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की गई होगी वो पूरी साल भर की यहाँ पर जुड़ कर आती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप 9 भरने बैठते हो तो ये सारी साल भर की जितनी भी डिटेल्स हैं उनको आपको डाउनलोड करके बैठना है। जो मैंने आपको इस सेक्शन, इस 9 की सीरीज में सबसे पहले बोला है कि आपको सारी पीडीएफ डाउनलोड कर देनी, जो एक्यूमुलेटेड डेटा आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, रिकंसाइल कर लीजिए बुक्स के साथ तो गलती नहीं होती। तो ऐसे केस में जो ए नंबर का पॉइंट है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने 3B में क्लेम की है ऑटोमेटिक उठकर आती है। और देखिए नॉन एडिटेबल है तो एडिट नहीं कर सकते, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं इसमें आपका A1 जो कि न्यू टेबल है उसको जोड़ा गया है। अब A1 क्या है साहब? 23-24 का कोई डेटा आपका 24-25 में जुड़ा हुआ है। अगर आपने देखिए 3B में हमने क्लेम कर दिया होगा, क्योंकि जैसे 2B में नजर आया होगा 3B में क्लेम कर दिया, जबकि हमने ये नहीं सोचा कि ये 23-24 का है। तो ऐसे केस में हमने तो ले लिया क्योंकि 2B में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको उसको दिखाना होगा और ये माइनस होगा। जैसे ये देखिए 4050 में से मान लो ऐसा कोई डेटा है जो 1000 का, तो आप ये 1000 यहाँ डालोगे, ऑटोमेटिक ये माइनस होकर आपका A2 में नेट अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये नई टेबल है जो एड की गई है, टेबल नंबर 6A1। याद रखिएगा, जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, पिछला फाइनेंशियल ईयर, उसकी कोई आईटीसी आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में ली है तो आप यहाँ पर उसको माइनस कर सकते हैं। रिक्लेम की गई आईटीसी नहीं की बात नहीं हो रही, अदर देन रिक्लेम है, ये नॉर्मल आईटीसी जो आपने 23-24 में नहीं लेकर कब ली? 24-25 में ले ली, जिसका संबंध 23-24 से था, तो वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर पाएंगे, उसको यहाँ रिपोर्ट करना है। ये न्यू टेबल है, न्यू पॉइंट है जो ऐड किया गया। ऑलराइट, इसके बाद आपको बाइफरकेशन देना पड़ता है। तो ये जो आपकी 6B पॉइंट है, C है, D है, इसमें सबका बाइफरकेशन है। जैसे 6B में क्या है? इनवर्ट सप्लाई, जो ऊपर अभी अपन ने रिपोर्ट की होगी जीएसटीआर 3B की टेबल 4A में, जिसका ये टोटल फिगर आ रहा है, इसको बाइफरकेट करने की जरूरत है आपको। जितनी भी सप्लाई गुड्स से संबंधित है उसको अलग लिखो, कैपिटल गुड्स से संबंधित है उसको अलग लिखो, और इनपुट सर्विसेज से संबंधित है उसको अलग लिखो। कैपिटल गुड्स को अलग लिखना अनिवार्य हो जाता है, इनपुट्स गुड्स और सर्विसेज की आप जॉइंट फिगर लिख दोगे तो भी चलेगा। तो इनवर्ट सप्लाई को आपको सेपरेशन दिखाना होगा, यहाँ पर बाइफरकेट करना होगा, अलग अलग दिखाना होगा, ब्रेकअप करना होगा कि कितनी गुड्स से संबंधित है, कितनी सर्विसेज से संबंधित है, कितनी कैपिटल गुड्स से संबंधित है। और कैपिटल गुड्स की आपको सेपरेट करनी है, गुड्स और सर्विसेज की आप जॉइंट भी दिखा सकते हैं। ओके, फिर आता है 6C, सॉरी, टेबल नंबर 6C,
ये आपकी इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज आप सबको पता है, रिवर्स चार्ज में भी दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, 9(3) का कॉन्सेप्ट होता है और 9(4) का कॉन्सेप्ट होता है। 9(4) में क्या होता है, जब हम कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन है और हमने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई रिसीव की, उस पर रिवर्स चार्ज में हमारी लाइबिलिटी बनी, तो ऐसी सप्लाई जिस पर हमारी रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी बनी 9(4) के अंतर्गत, वो उसकी जो इनपुट हमने ली होगी उसको भी आपको सेपरेट करना होगा कि कितना आपका गुड्स से बिलोंगिंग है, कितना कैपिटल गुड्स से बिलोंगिंग है, कितना आपका सर्विसेज से बिलोंगिंग है, आपको यहाँ सेपरेशन दिखाना होगा। ऑलराइट, फिर 4D में क्या आएगा, इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई ली, ये 9(3) का एग्जांपल हो गया, जहां पर सप्लायर भी रजिस्टर्ड था लेकिन उसके बावजूद भी रिवर्स चार्ज में टैक्स हमें देना पड़ा, तो ऐसे केस में हमें उसका सेपरेशन यहाँ पर दिखाना होगा। और 6E के अंदर इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर आपने इंपोर्ट किए तो क्या इंपोर्ट किए वो आपको यहाँ पर दिखाना है। फिर इसमें भी जैसे गुड्स इंपोर्ट किए या कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए। फिर आपको 6F में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आ जाएगा। ठीक है, सर्विसेज अगर आपने इंपोर्ट किए तो उसको दिखाना है। 6G के अंदर आपकी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से कोई आईटीसी आपको रिसीव हुई, जैसे अगर आप मल्टी ब्रांच सेगमेंट में हैं, अगर आपके हेड ऑफिस से आपको इनपुट मिली है तो आपने ऐसी इनपुट पर आपको यहाँ पर दिखाना होगा। ये बेसिकली क्या होता है ना, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जैसे जिन ऐसी कंपनियां जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, ऑफिसेज किसी और स्टेट में, प्रोडक्शन हाउसेज या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी और स्टेट में, ऐसी कंपनियां क्या करती है, अपने हेड ऑफिस के नाम से ही ज्यादातर अपने बिल बनवाती है, तो हेड ऑफिस की तो कोई आउटवर्ड सप्लाई होती नहीं है, तो ऐसी कंपनियां क्या करती है, हेड ऑफिस को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रजिस्टर्ड कर देती है। इसका बेनिफिट उनको ये मिलता है कि हेड ऑफिस की जो भी इनपुट बनेगी सर्विसेज के ऊपर, वो इनपुट जो है वो अपनी ब्रांचेज में उनके टर्नओवर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। हेड ऑफिस को इस केस में जीएसटीआर 6 फाइल करना होता है और उस केस में ब्रांचेज इनपुट क्लेम कर पाते हैं जीएसटीआर 3B के अंदर। तो अगर आप एक ब्रांच हैं और आपके हेड ऑफिस से आपको, यानी आपके आईएसडी से आपको कोई इनपुट रिसीव हुई है, तो उस केस में आपको यहाँ पर उसको रिपोर्ट करना होगा। ऑलराइट, उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए देखिए ये आप एक चीज और समझिए, ये डेटा आपका सब ऑटोमेटिक आएगा अगर 3B में होता। और ऑटोमेटिक आने का मतलब ये नहीं कि है जो आप ओके कर दो, आया है बुक्स के साथ रिकंसाइल करिए, कोई गलती हुई है उसको सुधारिए, एडिट कर सकते हो और फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। अगर यहाँ 0 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने अपने पूरे साल भर में जो भी पीरियोडिक रिटर्न भरे उसमें ये चीज नहीं दिखाई है, इसलिए 0 0। जो दिखाई है वो उठकर आई है, जो नहीं दिखाई है वो उठकर नहीं आई है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर एच नंबर के पॉइंट में ये भी आ रहा है कि अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड, आपने जो भी रिक्लेम की गई होगी आईटीसी वो आपको यहाँ पर दिखानी। जब ये सारी चीजें आप रिपोर्ट कर देंगे बी से लगाकर एच तक, उसकी टोटल यहाँ आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस आएगा आई में से, जो ये आई है उसमें से A2, ऊपर जो A2 होगा। अब A2 क्या है, ये नेट अमाउंट ये वाला। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ पर आप समझिए इसी का ये ब्रेकअप है, ऊपर ये जो चीज है ना, ये जो अमाउंट है इसी का ये ब्रेकअप है जो आप यहाँ दिखा रहे हो, और ब्रेकअप का साथ मैच करना जरूरी है, ध्यान देना। तो ऐसे केस में वो डिफरेंस आना नहीं चाहिए। अगर वो डिफरेंस आ रहा है, जैसे ये डिफरेंस 0 होना चाहिए, अभी तो आ रहा है क्योंकि मैंने ब्रेकअप नहीं चढ़ाया, ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा ब्रेकअप, ये आपको डालना पड़ेगा। तो ये जब ये फिगर डालोगे तो ये आपका यहाँ पर 0 होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है ट्रांस 1 ट्रांस 2 वगैरह में कोई आपने कोई ट्रांजिशनल क्रेडिट वगैरह, यहाँ पर आप उसको रिपोर्ट करेंगे। फिर आपने कोई आईटीसी अवेल की है, आईटीसी 01, 02, आईटीसी 02A, है ना, जो आपने जीएसटीआर 3B या ट्रांस 1 फॉर्म के अलावा आपने ये कोई फॉर्म, जैसे कंपोजिशन से रेगुलर में चले गए थे तो आपने उसके लिए फॉर्म भरा, आपने आईटीसी ली, तो ऐसी कोई आईटीसी आपने क्लेम की है तो वो डेटा भी आपको यहाँ डालना होगा। फिर के से लगाकर एम तक का सारा, ये तीनों चीज़ें जुड़ जाएगी, के से एम तक की तीनों चीज़ें जुड़ जाएगी, और आई में फिर ये जो एन पॉइंट आया वो जुड़ जाएगा। टोटल आईटीसी अवेल किया आपने वो यहाँ पर आ जाएगा। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल नंबर 6 रिलेटेड टू आईटीसी टेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने क्लेम की, इस टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेकअप आपको करना। तो इस टेबल से रिलेटेड क्या सावधानियां रखनी, इस पे भी हम बात करते हैं। जो 6A है वो याद रखिएगा, ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी आईटीसी जीएसटीआर 3B के आधार पे, ऑटोमेटिक डेटा आएगा। 6A1 में आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी जो आपने करंट ईयर में क्लेम की जीएसटीआर 3B में, इसको आपको वहां दिखाना होगा, मैंडेटरी है, और ये न्यू एडेड ऑप्शन है, न्यूली एडेड ऑप्शन है, याद रखिएगा। 6A2 नेट अमाउंट आ जाएगा, इसमें से A में से A1 माइनस हो जाएगा,
ठीक है। तो ऐसे केस में आपका ये ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा, ये भी न्यूली एडेड पॉइंट है। अब जो 6B से 6D तक है, आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई फॉर फॉरवर्ड चार्जेस एंड रिवर्स चार्जेस, आपको सबको अलग अलग करना है। अलग अलग में भी मैंने आपको बताया, इनपुट और सर्विसेज को आप जोड़कर दिखा सकते हो, कैपिटल गुड्स को आपको अलग दिखाना है। 6E पॉइंट में आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, ये भी डालना मैंडेटरी हो जाता है। 6F से 6M तक आपको ऑल अदर आईटीसी, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो, आईएसडी से रिलेटेड हो, रिक्लेमेबल आईटीसी हो, रूल नंबर 37, 37A या ट्रांस 1, 2 या आईटीसी 01, 02 या 2A से रिफ्लेक्ट हुई आईटीसी हो, वो आपको यहाँ पर दिखाना। ये भी आपकी मैंडेटरी टेबल हो जाती है। इसके ऊपर बहुत, देखिए ये सब चीजें जो है ना प्रैक्टिकली एक एक, मतलब आप समझिए एक वीडियो में जीएसटीआर 9 आप पूरा तो नहीं सीख सकते ना। तो ऐसे केस में आपको रियल डेटाबेस पर प्रैक्टिस करना होता है। तो मतलब एक टेबल पर आपकी एक डेडिकेटेड क्लास या 2 डेडिकेटेड क्लास होती है, तब जाके हम एक एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर पाते हैं। ये आपको फिर कोर्सेज में मिलता है, क्योंकि देखिए ये एक वीडियो है, सिंगल वीडियो है, जिसमें आप पूरा 9 सीख रहे हो। अब आप समझिए मैं 9 के अगर आपको बोलूँ कि 40 वीडियो बनेंगे, तो फिर वो कोर्स में ही मिल पाएगा आपको उतना डिटेल में, जहाँ डेटाबेस के साथ आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, इस चीज़ों की ऑफलाइन यूटिलिटी के साथ आप चीज़ों को डालकर सीखोगे, समझोगे, तो वो एक मज़ा अलग होता है सीखने का। तो वो चीज़ें आपको कोर्स वो एड ऑन देते हैं, वो एजेस देते हैं, जो आप अगर एक प्रोफेशनल है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें है ना रिस्क वाली चीज़ें हैं कि भाई आपने खाली वीडियो देखा और अपना रिटर्न भर दिया, ऐसा कभी मत करिए। हम जितने भी ट्यूटर्स हैं जो आपको यूट्यूब पर इस तरीके के कंटेंट अवेलेबल कराते हैं, हम सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज से पढ़ा रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप ये कर लीजिए जाके, आपको अपने एक्सपर्ट्स की सहायता लेनी है। बहुत लोग अपना पैसा बचाने के लिए यूट्यूब से देख देख के खुद कर लेते हैं, फिर नोटिस आते हैं, फंसते हैं, फिर बहुत भारी पेनल्टियां चुकाते हैं। ऐसा मत करिए, प्रॉपर वे में सीखिए। प्रैक्टिस तब करिए जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। और कोई भी जो यूट्यूबर हैं या जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो लोग आपको सिखाने के हिसाब से कंटेंट बनाते हैं। और काम तभी करिए जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। टेबल नंबर 7 अगेन इंपॉर्टेंट टेबल, मैंडेटरी टेबल है। 7 टेबल जो है बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू आईटीसी रिवर्सल ड्यू टू द वेरियस रूल नंबर 37, 37A, 38, 39, 42, 43, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट। टेबल नंबर 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 24-25 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैंडेटरी भी है। और इसमें भी जैसे 7A1 और 7A2 ये दो नए पॉइंट यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में ऐड किए गए। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग टेबल नंबर 7 को। ओके, सो अगर आप टेबल नंबर 7 की बात करें तो अभी अभी मैं बता रहा था कि A1 और A2 यहाँ पर आपको नए ऐड किए गए हैं। अब देखिए टेबल नंबर 7 किससे संबंधित है? ऐसी आईटीसी जो हमने रिवर्स की या इनएलिजिबल थी ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट था या व्हाटएवर द रीजन, आपकी वो आईटीसी इनएलिजिबल थी, जो आपने जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट किया, उसको रिवर्स किया या इनएलिजिबल किया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाने की जरूरत होती है टेबल नंबर 7 के अंदर। अब देखिए इसमें मैक्सिमम सारी एडिटेबल है, यानी कोई गलती हुई तो आप उसको सुधार सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 7A के ऊपर, रूल नंबर 37। 180 दिन के अंदर अगर आप अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करेंगे, सप्लायर ने अगर रिपोर्ट किया, तो आपको अपनी आईटीसी से हाथ धोना पड़ता है। यानी 180 दिन में अगर किसी सप्लायर से आपने कोई गुड्स खरीदा था, आईटीसी तो आप वेरी नेक्स्ट महीना क्लेम करके बैठे हो, लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया तो रूल नंबर 37 के अनुसार आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है। अगर ऐसी कोई रिवर्सल है तो आप यहाँ पर दिखाएं। ये जो A1 है 37A पॉइंट है, सप्लायर ने टैक्स की पेमेंट नहीं की, उस वजह से अगर रेसिपिएंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ गया, तो ये 37A के अंतर्गत आता है। टेबल 7A2 के अंतर्गत रूल नंबर 38 आता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने कोई आईटीसी मान लो रिसीव किया था, आपने उसको क्लेम कर दिया, बाद में आपने रिवर्स किया, तो ये आपका बेसिकली ये दोनों की दोनों नए पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैंडेटरी टेबल है, सारी चीज़ें रिपोर्ट करना है। फिर रूल नंबर 39 आता है, बैंकिंग कंपनी के जो आईटीसी रिवर्सल के रूल है, पार्शियल आईटीसी के रूल है। रूल नंबर 42 आपका, रूल नंबर 43 जो 7C और 7D जो पॉइंट है, ये एग्जम्प्टेड पर्पज से आपने कोई सप्लाई, जैसे मान लो आपने कोई टैक्स पे करके मशीन लेके आए, अब उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें एग्जम्प्टेड गुड्स की भी प्रोडक्शन हो रही है, तो आपको पार्शियल आईटीसी रिवर्स मारनी पड़ेगी। या कोई चीजें आप खरीद के लाए, टैक्स पे करके आईटीसी क्लेम करके बैठे हो,
अब वो चीज़ें आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली, तो रूल नंबर 43 में आपको उसको रिवर्सल करना पड़ेगा। तो ये सारे जो रूल है, जो आईटीसी रिवर्सल के रूल है, डिटेल में मैं इसके ऊपर सेपरेटली एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको सारे रूल बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम आईटीसी को अपनी बुक्स में इन वजहों से रिवर्स करते हैं। या 17 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत आपकी कोई ब्लॉक क्रेडिट आपने इनएलिजिबल आईटीसी थी, आपने उसको रिपोर्ट किया था जीएसटीआर 3B में, वो चीज़ें हैं। ट्रांस 1 क्रेडिट या ट्रांस 2 क्रेडिट को रिवर्स करना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सारी आपको सेपरेट रिपोर्ट यहाँ पर करना होता है। ऑलराइट, इसके बाद आता है H1। अगर कोई भी अदर रिवर्सल है तो वो आप H1 में बताएंगे। पिछले साल तक क्या था, ये सब चीज़ें नहीं थी। पिछले साल आपको सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर रिपोर्ट करना होता था रिवर्सल। अब इस साल आपको पूरा क्लैरिफिकेशन नए से देने की ज़रूरत है, अलग से देने की ज़रूरत है, याद रखिएगा। तो ये जो टेबल है ना, ये अब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। न्यू टेबल्स इसमें ऐड कर दी गई है, पहले इतना डिटेल इस टेबल में नहीं था। फिर यहाँ पर आ जाता है टोटल आईटीसी रिवर्स्ड कितनी है और नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। आपको ये यहाँ पर देखिए, यहाँ टोटल आईटीसी रिवर्स आ जाएगी, और जो आपकी टेबल 6O में जो टोटल अमाउंट आईटीसी अवेलेबल का था, वो उसमें से आपका ये 7I माइनस हो जाएगा, तो ये आपका नेट अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि ये रिवर्सल है तो माइनस होगा, तो ये नेट अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज टेबल नंबर 7 दैट इज रिलेटेड टू आईटीसी रिवर्सल एंड इनएलिजिबल आईटीसी। एक और इंपॉर्टेंट टेबल है जिस पे हम जिक्र करेंगे, टेबल नंबर 8, अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर। देखिए, ये टेबल जो है वो आपकी जीएसटीआर 2B के डेटा को आपको रिकंसाइल करना है। तो जो जीएसटीआर 2B में आपका रिफ्लेक्ट होकर डेटा आया, ऑलराइट, तो वो डेटा आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। और जो आपने टेबल नंबर 6 में बी में जो डेटा आपका आईटीसी का आप रिपोर्ट कर रहे हो, वो डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले आपको 6 टेबल में डेटा डालना जरूरी होगा, 6B वाला डेटा आपका यहाँ पर आएगा। ओके, फिर यहाँ पर आपका जो सी पॉइंट आएगा, तो मतलब 8A में क्या आएगा, आईटीसी एज पर द जीएसटीआर 2B, जो जिसकी टेबल 3.1 में जो आपकी आईटीसी है वो यहाँ ऑटोमेटिक आएगा। और यहाँ पर 8B में क्या आएगा, जो 6B टेबल है, इसके लिए आपको 6B पहले भरना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। पहले आपको 6B भरना है ताकि ये 6B का डेटा आपको यहाँ पर निकल कर आए। फिर आपके यहाँ पर जो टेबल जो 8C है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24-25 की गलतियां जो 25-26 में आपने करेक्ट की, तो आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई, याद रखिएगा, रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, 30 नवंबर स्पेसिफाइड पीरियड होता है। तो ये वो आईटीसी 24-25 की जो आपने 25-26 में क्लेम की, वो आपको यहाँ पर डालनी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप जब डालोगे तो ये जो आपकी 2B में जो डेटा है, ठीक है, उसमें से बी और सी दोनों जुड़कर आपका यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा, जो आना नहीं चाहिए डिफरेंस अमाउंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। फिर आपका आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, आपने आईटीसी थी लेकिन आपने अवेल नहीं की। जैसे 2B में तो आईटीसी दिख रही थी, 3B में नहीं की, ऐसी कोई आईटीसी तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए टेबल 8E के अंदर। फिर 8F के अंदर आप आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल आईटीसी आप यहाँ दिखा दीजिए। 8G के अंदर आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, उस पर आईजीएसटी पे किया, वो आप यहाँ दिखा दीजिए। 8H के अंदर आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर 6E अबव इन फाइनेंशियल ईयर। अब ये आपका टेबल जो 6 है उसमें आपको पहले भरना है 6E के अनुसार, आपका वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा जो आपने इंपोर्ट पर बताया, ठीक है। फिर आपका आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 24-25 का कोई आईजीएसटी का क्रेडिट था इंपोर्ट का, जो आपने 25-26 में 30 नवंबर से पहले पहले क्लेम किया, तो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो जी पॉइंट आएगा उसमें से H माइनस हो जाएगा और H1 माइनस हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 8J में आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, इक्वल टू आई। ये फिगर आपका यहाँ पर नीचे निकल कर आ जाएगा कि अवेलेबल तो था लेकिन आपने इसको एक तरह से अवेल नहीं किया, ऑलराइट। और फिर आ जाएगा टोटल आईटीसी टू बी लैप्स्ड, यानी कितनी आईटीसी आपकी लैप्स हो रही जो आपने क्लेम नहीं की। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एनुअल रिटर्न जो होता है उसमें आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। आईटीसी क्लेम करने की आखिरी तारीख होती है 30 नवंबर, यानी अक्टूबर का जीएसटीआर 3B भरते वक्त आप आईटीसी क्लेम कर दी तो कर दी, उसके बाद आप एनुअल रिटर्न में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में अगर कुछ भूल चूक हो ही गई आपकी, तो यहाँ नज़र जरूर आएगी लेकिन वो फिर आगे भविष्य में लैप्स हो जाएगी, आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये होती है टेबल नंबर 8। तो अगर मैं बात करूँ टेबल 6,
टेबल 7 और टेबल 8, ये पूरी की पूरी जो टेबल्स होती है वो आईटीसी से संबंधित होती है। आपको अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट के डेटा को यहाँ पर दिखाना होता है और कोई एडजस्टमेंट्स करने हैं तो वो आपको इन टेबल्स में जाके करने होते हैं। दोस्तों, हमने डिस्कस किया था टेबल नंबर 8 आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसके अंदर 8H1 आपके लिए एक नया ऑप्शन है जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से अवेलेबल है और ये मैंडेटरी टेबल भी है, तो आपको मैं ये बता देता हूँ। जो 8H1 जो है आईजीएसटी की क्रेडिट इंपोर्ट के ऊपर जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल की है उसको आपको सेपरेटली बताना है। ये पहले ऑप्शन मौजूद नहीं था, अब आपको 24-25 की आईटीसी इंपोर्ट पर क्रेडिट आपने अगले फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 30 नवंबर से पहले क्लेम किया, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। हमने टेबल 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सारा डिस्कस कर दिया। आगे की जो टेबल्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले टेबल नंबर 10 एंड 11। आउटवर्ड लाइबिलिटी 24-25 की जो आपने दिखाई या कम की 25-26 में 30 नवंबर तक 2025 तक, ये भी मैंडेटरी टेबल है, याद रखिएगा। तो देखिए टेबल नंबर 10 और 11, मतलब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो 10, 11, 12, 13 साथ साथ में दिख रहा है। तो यहाँ पर 10 ऐसी सप्लाई या ऐसा टैक्स जो आपने इनवॉइसेस, डेबिट नोट या अमेंडमेंट्स के जरिए दिखाया होगा 30 नवंबर 2025 तक, जिसका संबंध 24-25 से था, उसको आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। या ऐसी सप्लाई या ऐसा टैक्स जो आपने रिड्यूस किया, याद रखिएगा, जिससे आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। देखिए लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड, ये यहाँ अगर मैंने कोई डेटा डाल दिया तो ये मेरी लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, अगर मैंने टेबल 11 में कोई डेटा डाला तो ये मेरी लाइबिलिटी को कम करेगा। तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट या अमेंडमेंट के जरिए मैंने टैक्स को कम किया अगले फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक, तो मुझे यहाँ दिखाना है, और टैक्स बढ़ रहा है तो यहाँ दिखाना है। तो अगर मैंने अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है तो टेबल 10 में डालना है, लाइबिलिटी को डिक्रीज करना है किसी वजह से तो वो मुझे टेबल नंबर 11 में डालना है। और ये टेबल जो है ना सारी, ये आपकी उस फाइनेंशियल ईयर से संबंधित है जिसके एडजस्टमेंट आपने वेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके किए हैं, सेम ईयर में नहीं करके नेक्स्ट ईयर में किए, तो ये टेबल सारी उससे संबंधित है। जबकि टेबल 12 और 13 का संबंध आईटीसी से है कि आपने कोई ऐसी आईटीसी उस फाइनेंशियल ईयर की जो रिवर्स की है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो आप यहाँ डालिए, और ऐसी कोई आईटीसी है जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल की है 30 नवंबर तक, वो आप यहाँ पर डालिए। तो इससे क्या होगा, इन सब का नेट निकल कर आ जाएगा इन सब का, ठीक है। तो ये आपका जो टेबल नंबर 5N के साथ आपका ये 10 जुड़ जाएगा और 11 आपका माइनस हो जाएगा। लाइबिलिटीज की बात करें, 5N मतलब लाइबिलिटीज में जो आपका टैक्सेबल लाइबिलिटी आएगा उसमें ये आपकी और लाइबिलिटी जाके ऐड हो जाएगी टर्नओवर में जाके, और ये 11 में माइनस हो जाएगा, ओके। और ये नेट अमाउंट आपको यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपको 12 और 13 में आईटीसी रिवर्सल या आईटीसी अवेलेबल जो आपकी उस फाइनेंशियल ईयर की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है उसको आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 10-11 आउटवर्ड लाइबिलिटी के एडजस्टमेंट्स हैं जो 24-25 के आपने 25-26 में जाके किए, और 12-13 आईटीसी से संबंधित एडजस्टमेंट है रिवर्सल या क्लेम्ड जो आपने 30 नवंबर 2025 तक किए। ये दोनों की दोनों टेबल मैंडेटरी, याद रखिएगा। टेबल नंबर 14, टेबल 10 और 11 में जो आप डिक्लेरेशन करोगे, डेटा डालोगे, उसका अमाउंट आपको यहाँ पर पेमेंट दिखाना होगा कि आप उसका पेएबल यहाँ निकल कर आ जाएगा। आपने अगर DRC 03 से पेमेंट कर दिया उसका, तो वो आपका पेड अमाउंट आ जाएगा और डिफरेंस यहाँ पर आपको जीरो करना। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई एडिशनल लाइबिलिटी निकल कर आ रही है 10-11 में जो डेटा डिक्लेयर किया उसकी वजह से, वो आपको यहाँ दिखेगी और उसका पेमेंट करना होगा, इसको उसके बराबर लाना होगा, नेट अमाउंट जीरो आएगा और उसको आपको सेव करना है। वो आपको पेमेंट करना होगा तभी आप 9 भर पाएंगे। तो ये टेबल नंबर 14 जो है डिफरेंशियल टैक्स पेमेंट जो आपने जो आपने डिक्लेयर किया है कि भाई 24-25 में नहीं दिखा पाए थे, 25-26 में हमने दिखाया, उसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो वो आपको यहाँ पर टेबल नंबर 14 में डालना होगा। टेबल नंबर 15 आपकी डिमांड और रिफंड से रिलेटेड टेबल है, सारी चीजें आपको कि टोटल रिफंड कितना क्लेम किया, टोटल रिफंड कितना सैंक्शन हुआ, टोटल रिफंड कितना रिजेक्टेड है, टोटल रिफंड कितना पेड है, पेंडिंग है, टोटल डिमांड कितना आपका जनरेट हुआ, आपने कितना डिमांड पे कर दिया, ये सारी चीजें आपको यहाँ बतानी है। बट ये ऑप्शनल टेबल है, तो टेबल नंबर 16 भी आपकी ऑप्शनल टेबल है, और टेबल नंबर 18 भी ऑप्शनल टेबल है। टेबल नंबर 17
आपके लिए इम्पोर्टेंट टेबल होने वाली है, क्योंकि टेबल 17 में आपको HSN डेटा यहाँ पर डालना होगा। तो ये टेबल नंबर 17 में आपका गुड्स और सर्विसेज का HSN का डेटा आपको यहाँ पर बेसिकली टेबल नंबर 17 में डालना होगा। टेबल 17 में आपको क्या करना है, आपकी HSN वाइज आउटवर्ड सप्लाई डालना है। तो जो भी आप HSN यहाँ पर डालिए उसका रिपोर्ट करिए यहाँ पर डेटा, ठीक है। जैसे आपने कोई भी HSN गुड्स का डालना है और यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। इसके लिए आपको अपने जो GSTR 1 में आपने टेबल 12 में जो HSN डिटेल डाली होगी उसका कंसोलिडेटेड फिगर को ध्यान में रखते हुए ये डेटा आपको यहाँ पर डालना होगा। और इसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर आपको टेबल 12 की डिटेल पूरी डाउनलोड करनी है और इसी के आधार पर आपको यहाँ पर एनुअल रिटर्न में टेबल नंबर 17 में जाके डेटा एक HSN का रिकॉर्ड पूरा यहाँ पर डालना होगा। तो ये पूरी सारी टेबल्स हैं जो एनुअल रिटर्न में जब सारी टेबल आप भर देंगे तो आपका ये टेबल का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपकी कोई लेट फीस पेएबल या पेड बनती है वो आप भरिए, लायबिलिटी कंप्यूट करिए और प्रोसीड टू फाइल करिए और इस तरीके से आप अपना GSTR 9 भर सकते हैं। अब डिटेल में अगर आपको 9 की एक टेबल पे बहुत विस्तृत चीज़ें सीखनी है, जाननी है, तो उसके लिए आपको फिर GSTR 9 और 9C का प्रैक्टिकल कोर्स परचेज करना होगा। इस तरीके से आप कोर्स परचेज करेंगे, जरा सा ओवरव्यू देख लीजिए। आपको हमारे किसी भी यूट्यूब वीडियो के ऊपर क्लिक डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप का लिंक मिल जाएगा, iOS का लिंक मिल जाएगा। ORG कोड डालते हुए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐप में मोबाइल पर नीचे स्टोर बटन दिखेगा। स्टोर में आपको कोर्सेज में जाना है। कोर्सेज में आपको टाइप करना है GSTR 9। जैसे आप GSTR टाइप करेंगे 9 और 9C का एक सेपरेट कोर्स आपको मिल जाएगा। उस कोर्स में आपको EMI फैसिलिटी भी दे रखी है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। EMI में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और कंटेंट में आपको यहाँ पर कोर्स का कंटेंट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारे की कॉन्सेप्ट्स, साथ ही साथ में आपको रेगुलर बेसिस पे जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो चीज़ें आ जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। और अभी जैसे 24-25 की फाइनल हमारे जो वीडियोज़ हैं, जो नए रिकॉर्ड होंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्लाइंट्स के डेटाबेस के साथ हम जो काम करेंगे उसके कंटेंट भी समय-समय पे ऐड होते रहेंगे। इस तरीके से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ में प्रैक्टिकल कंप्लायंसेस के लिए कॉमर्स हब की प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 119 से ज़्यादा यहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत अलग-अलग इंडस्ट्री वाइज आपको यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे। एक्सक्लूसिव कोर्स कंटेंट इन अ नॉमिनल फीस आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए भी बहुत सारे पैकेज कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको आप खरीद कर अपना एक अच्छा करियर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए इस चैनल के साथ।